अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर सरूर जावेद है और मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा इस एंटायर ईयर में बायोलॉजी का सेक्शन। थोड़ी बहुत तो ब्रीफिंग पेपर पैटर्न से रिलेटेड, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आप लोग के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। इनिशियली तो थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, किन चैप्टर्स को वर्थ देनी है, कौन से चैप्टर्स कौन से पेपर के सेक्शन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं। थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन उम्मीद रखता हूँ शायद आज की क्लास में ही, इस फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग अपना पहला चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आप लोग को टोटल जो चैप्टर स्टडी करने हैं वो हैं 14 चैप्टर्स। ये 14 चैप्टर्स वो चैप्टर्स होंगे जिनके ऊपर आप लोग को फोकस करना है। एंड आउट ऑफ दीज 14 चैप्टर्स एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे जुमले के ऊपर ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ 14 चैप्टर हैं, 14 के 14 चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। कोई एक चैप्टर भी ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? आप लोग एक अच्छे इदारे में पढ़ने के लिए आए हैं और जब एक अच्छे इदारे में पढ़ने के लिए आए हैं तो आप लोग का हक़ बनता है कि आप लोग को एक कंप्लीट स्टडी करवाई जाए। किताब के पहले पन्ने से लेकर किताब का आखिरी पन्ना तक पढ़ाया जाए। और एक अच्छा स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट यहीं पर डिस्क्रिमिनेट कर जाता है। अच्छे स्टूडेंट को सब कुछ आता है। अच्छे स्टूडेंट को ये भी पता है बुक के पेज 1 पे क्या लिखा है, उसको ये भी पता है बुक के लास्ट पेज के ऊपर भी क्या पता है। वो बुक रीडिंग करता है, बुक को टैली करता है। मगर एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट्स के ऊपर बेस करता है। आप लोग को हरगिज़ इम्पॉर्टेंट की स्टडी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट्स के लिए तो पे किया ही नहीं है। आप लोगों ने तो पे किया है पूरा का पूरा कोर्स स्टडी करने के लिए। एंड आज इस पहली क्लास में ही ये वादा समझ लो कि आप लोग को इस इदारे में जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो आप लोग को किताब के पहले पेज से लेकर किताब के आखिरी पेज तक स्टडी कराएंगे। पहला पेज भी पता होगा, आखिरी पेज भी पता होगा। मगर कुछ कहावतें आप लोगों ने सुनी होंगी, ताली दो हाथ सी बचती है। तो ये कंबाइन एफर्ट होगी जिसमें टीचर्स अपनी एफ़र्ट करेंगे और आप लोग को एक अपनी एफ़र्ट पे करनी है। आप लोग की अपनी एफ़र्ट क्या होगी? जितने लेक्चर्स आप लोग को डिलीवर किए जा रहे हैं, जितने लेक्चर्स दिए जाते हैं, आप उसको बाकायदगी से स्टडी करो, बाकायदगी से उसको ओवरकम कर जाओ, याद कर लो। नोट्स वगैरह आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये एफ़र्ट आप लोगों को करनी है। टीचर की तरफ से क्या एफ़र्ट होगी कि वो पूरा लेक्चर को कवर अप करें। मेरी तरफ से और क्या एफ़र्ट आ सकती है? आप लोग उसकी MCQs की प्रैक्टिस करा दूँ, आप लोग को ये बता दूँ ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है या जिस बारे में मैंने बात की कि शॉर्ट आंसर में आएगा या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आएगा, या ये सिर्फ MCQs में आता है, या इसको सिर्फ नॉलेज के लिए रीड कर लेना है। तो ये ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे हम लोग तमाम तर चीज़ों के अंदर। तो ये एक कंबाइन एफर्ट होगी। अगर मैं कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट आउट करूँ, कोर्स को डिफ्रेंशिएट करूँ, अव्वल तो मैंने पहले ही कह दिया हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो कि छुड़वाया जाएगा और कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो कि याद ना करवाया जाएगा। चाहे वो बोर्ड में पिछले 10 साल में आया हो या ना आया हो, कभी भी आ सकता है, कभी भी रिपीट हो सकता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपनी पढ़ाई करनी है। स्टार्टिंग के अगर हम लोग फर्स्ट 4 चैप्टर्स देखें अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स, पहले 4 चैप्टर, तो पहले 4 चैप्टर ना एक तरह से बेसिक चैप्टर्स हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से किस स्टूडेंट की कितनी ग्रिप है बायो के ऊपर। इस बात का मतलब ये है, या इस बात को कहने का मतलब ये है कि प्रीवियसली आप लोगों ने 9th में बायोलॉजी पढ़ी, 9th में बायोलॉजी पढ़ लेने के बाद देन एक पूरे के पूरे साल का गैप आया है। मैट्रिक में आप लोग के पास बायोलॉजी नहीं थी और पूरे 1 साल के गैप के बाद अब दोबारा से आप बायो पढ़ोगे। ऑब्वियसली बीइंग ए ह्यूमन चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती, चीज़ें भूल जाती हैं। तो बायोलॉजी भी कई हद तक भूल चुके होगे। थोड़ी बहुत छोटी बहुत जो बहुत सिंपल सी चीज़ें होंगी, फॉर इंस्टेंस इफ़ आई से सेल, शायद किसी को रिकॉल कर रहा हो सेल क्या है। मगर मैं फोकस करूँगा सबसे वीकर वन को, सबसे वीकर वन के लिहाज से लेक्चर डिलीवर करूँगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ भी बताऊँगा। देन स्लोली ग्रेजुअली मूव करेंगे। लेक्चर में कई किस्म की चीज़ें आ रही होंगी, जैसे लेक्चर में एक पार्ट हो रहा होगा विच इज़ ऑलवेज विल बी द नॉलेज बेस्ड स्टफ, उसमें सिर्फ नॉलेज की बातें हो रही होंगी। मैं खुद हाईलाइट कर दूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिर पोर्शन होंगे जो कि बुक से हाईलाइट हो रहे होंगे। अच्छा, याद करने के लिए जो चीज़ें आप लोग याद करोगे, पहले ही से ब्रीफ कर रहा हूँ, सब कुछ नोट्स में से याद करना है। जो बोर्ड के ऊपर लेक्चर डिलीवर किया जाएगा उसमें एडिशनल चीज़ें भी होंगी,
वो चीज़ें जो कि लिखने के लिहाज से नहीं फ्रेज़ की गई हुई, वो समझाने के लिहाज से फ्रेज़ की गई हैं। तो समझने की चीज़ अलग होती है, समझने की चीज़ वो होगी जो कि आप लोग के पास आप लोग के लेक्चर्स के अंदर नोट डाउन हो जाएगी। मगर याद हमेशा कहाँ से करना है? याद सारा का सारा काम करोगे आप लोग अपने नोट्स में से। जो चीज़ ऑन बोर्ड होगी उसको याद नहीं करना, उसको समझना है, उसको अच्छे से समझ के रख लेना है। फिर मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूँ कि जब कभी बायोलॉजी के लेक्चर्स लेने बैठोगे तो बायो के लेक्चर लेते हुए रजिस्टर पास रखोगे, टेक्स्ट बुक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आज फर्स्ट लेक्चर में नहीं मगर सेकंड लेक्चर से मैं टेक्स्ट बुक को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दूंगा, बताऊंगा टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। लेक्चर के एंड में मैं ज़रूर ब्रीफ किया करूँगा कि ये मैं पढ़ा रहा था, ये टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, इस तरीके से टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन हुआ हुआ है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है। तो रजिस्टर चाहिए, बुक चाहिए, स्टेशनरी आप लोग की मुकम्मल हो, गंदा मंदा नहीं लिखना। जो चीज़ अपने पास नोट डाउन करोगे उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली, बिल्कुल फेयरली नीट नोट डाउन कर लोगे। तो अच्छे तरीके से अपने पास चीज़ों को नोट डाउन रखना है। फिर अक्सर क्लासेस के अंदर कोशिश करेंगे क्वेश्चनिंग पोर्शन हो, क्वेश्चनिंग पोर्शन के अंदर मैं कुछ सवाल छोड़ दूंगा, आप लोगों ने अपने सेल्फ रिकॉलेशन के लिए उन चीज़ों को आंसर करना है। जब उन चीज़ों को आंसर करोगे आप लोग को याद रहेगा पिछले लेक्चर में क्या सुना क्या नहीं सुना। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स तो एक तरह से बेसिक चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 अगर अपनी बुक से देखोगे तो चैप्टर नंबर 4 है दी सेल, उसमें सारा का सारा सेल के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 ऑब्वियसली आप लोग जानते हो हमेशा इंट्रोडक्शन होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर कुछ ऐसे लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने जिक्र करना है, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज़ एंजाइम्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट 4 चैप्टर्स के कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, ईजियर चैप्टर्स भी इन्हें हम लोग कह सकते हैं। देन अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 को देखें, अगले 5 चैप्टर्स, तो शायद मेरी कुछ हद तक बात समझ पाओ, कुछ हद तक नहीं। आप लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, 5 किंगडम सिस्टम विच वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। तो ये जो अगले 5 चैप्टर्स हैं ना, ये 5 चैप्टर कुछ किंगडम सिस्टम से रिलेटेड हैं, किंगडम्स के बारे में इसके अंदर बात की जा रही है। तो नेक्स्ट 5 चैप्टर थोड़े किंगडम सिस्टम आएंगे। मैं इस बारे में बिल्कुल भी ब्रीफ नहीं कर रहा, जैसे जैसे हम लोग थारली पढ़ेंगे ना आगे आप लोग को ये चीज़ें खुद ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने इतना पेपर पैटर्न के ऊपर भी डिस्कशन नहीं करी है, क्यों नहीं करी है, स्लोली ग्रेजुअली सिखाऊंगा, वक्त के साथ साथ सिखाऊंगा किस तरीके से बढ़ना है। आप लोग को इस बात का ज़रूर आइडिया होगा कि बायो के अब आप लोग को 2 पेपर्स देने, आप लोग के बॉटनी का पेपर अलग होगा, जोलॉजी का पेपर अलग होगा। एक सेपरेट डेट होगी बॉटनी के पेपर के लिए, एक सेपरेट डेट होगी जोलॉजी के पेपर के लिए। 2 दफ़ा जाना पड़ेगा बायो का पेपर देने के लिए जब आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब ज़ाहिर है बुक के अंदर भी डिफ्रेंसिएशन है, बुक के अंदर भी कुछ चैप्टर स्पेसिफाई कर दिए गए हैं फॉर बॉटनी और कुछ चैप्टर स्पेसिफाई कर दिए गए हैं फॉर जोलॉजी। मेरा काम है आप लोग को बताना कौन से चैप्टर्स बॉटनी के अंदर आएंगे और कौन से चैप्टर्स आएंगे जोलॉजी के अंदर। तो इन सब चीज़ों की भी मार्किंग करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं, यानी मैंने बता दिए चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन चैप्टर्स के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 चल चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर 5 किंगडम्स पढ़ने हैं और एक ऐसा चैप्टर है विच इज़ चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ बेस्ड अपॉन वायरस। तो वायरस की स्टडी भी हम लोग को करनी है। अच्छा, फिर देन चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14। अब ये ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैं चैप्टर नंबर 11 को मार्कअप करूँ दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि केमिकल साइकिल्स को डील करेगा। ज़्यादा बात नहीं करते इसके ऊपर, जब चैप्टर पढ़ेंगे खुद ही आइडिया होगा, ऐसा ऐसा आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 दीज आर ऑर्गेनल बेस्ड चैप्टर्स। अब जब मैं कहता हूँ ना ऑर्गेनल बेस्ड चैप्टर्स, ये चैप्टर्स आप लोग के बड़े काम के चैप्टर्स होंगे। वाई? आप लोग मेडिकल में एक थॉट बना कर आए हो और वो थॉट ये है कि आप लोग को फ्यूचर में डॉक्टर्स बनना है। जब आप लोग को फ्यूचर के अंदर डॉक्टर बनना है ना, तो इसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ऑर्गेनल स्टडी आती हो, ऑर्गन्स के बारे में पता हो, ऑर्गन्स से डील करना है। यही है ना कल को एम, कल को जब डॉक्टर बनोगे तो इन्हीं चीज़ों को डील करना पड़ेगा। तो चैप्टर 12, 13 एंड 14 ये लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं इनके अंदर ऑर्गन्स आ रहे हैं। आप लोग को ऑर्गन की एनाटमी, स्ट्रक्चर को कहते हैं, फिजियोलॉजी, फंक्शन को कहते हैं, डिजीज़ेस जो कि कल को आप लोग को डायग्नोज करनी है। तो आप लोग को इन चैप्टर्स के अंदर ये तमाम तर चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो वी कैन से फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर 12, 13, 14 बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेंदी चैप्टर्स भी हैं। फिर आगे जाके देखेंगे कौन सा चैप्टर जोलॉजिकल पोर्शन के अंदर आ जाता है और कौन सा चैप्टर बॉटनी के पोर्शन के अंदर आ जाता है। आप लोग को इन चीज़ों को लेके पैनिक नहीं होना कि कौन सा चैप्टर जोलॉजी में जाएगा, कौन सा चैप्टर बॉटनी के अंदर आएगा। ये सब डिफरेंशिएट मैं खुद कराऊँगा।
साल में थोड़ा आगे जाकर आप लोगों को कई ऐसी वर्कशीट्स हैंड ओवर की जाएंगी जिसके अंदर बॉटनी ज़ूलॉजी टोटली सेपरेट हुआ होगा। कुछ चैप्टर्स तो बाय फेज़ ही पता लग जाएंगे कि ये बॉटनी के हैं या ज़ूलॉजी के हैं। फॉर इंस्टेंस चैप्टर नंबर 9 देखो, किंगडम प्लांटे, ज़ाहिर है प्लांटे है, प्लांट्स हैं, टोटली बॉटनी में जाएगा। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया, एनिमल्स का जिक्र है, टोटली ज़ूलॉजी के अंदर ही चला जाएगा। चैप्टर नंबर 8 फंजाई, फंगस, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये भी बॉटनी के अंदर चला जाएगा चैप्टर। बट अब ज़रा चैप्टर नंबर 14 पे अगर हम लोग जाएँ ना, तो चैप्टर नंबर 14 का इनिशियल पोर्शन बॉटनी है और उसका एंड अप पोर्शन ज़ूलॉजी है। ये बात मैं आप लोग को ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। कुछ चैप्टर्स यूँ फ्रेज्ड हैं कि हाफ ऑफ दी चैप्टर बॉटनी को बिलोंग कर रहा है और हाफ ऑफ दी चैप्टर जो है वो ज़ूलॉजी को बिलोंग कर रहा है, आधा आधा चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोर्स फ्रेज अप किया गया है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोर्स को पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड वील गो ऑन अप टिल चैप्टर नंबर 14, ये नहीं होगा। चैप्टर की जो फ्रेजिंग है वो मैं अपने लिहाज से करूँगा। क्यों उसको मैं फ्रेज आउट करूँगा? कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको इनिशियली पढ़ लेने के बाद हम लोग अगर कोई और चैप्टर उसके साथ लिंकअप करेंगे ना, तो वो बात आप लोग को बड़ी आसानी से समझ में आएगी। जैसे ज़रूरी नहीं है मैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से ही बिगिन करूं। इंट्रोडक्शन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं, जैसे ब्रांचेस वगैरह आएंगी, कई ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल फेमिलियर चीज़ें हैं आप लोगों से। तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि चैप्टर की जो फ्रेजिंग होगी कि चैप्टर कौन सा पहले पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है, उसको मैं अपने लिहाज से फ्रेज़ करूँगा। एंड हरगिज़ अपना ये माइंडसेट नहीं करना कि जो चैप्टर मैं पहले पढ़ा रहा हूँ ये शायद इंपॉर्टेंट है और जो चैप्टर मैं बाद में पढ़ाऊँगा वो शायद लीस्ट इंपॉर्टेंट हो या अनइम्पॉर्टेंट हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, मगर आप लोग को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझो, देखो जैसे एक रोटी है, मैं नवाला तोड़ सकता हूँ, नवाले पे कुछ लगा के आप लोग के मुंह में रख सकता हूँ, यहाँ तक कि एफर्ट टीचर कर सकता है, उसको चबाएगा कौन? आप लोग। चबाना आप ही लोगों ने, चबवा नहीं सकते हम लोग। इसी तरह जो भी टीचर्स आएंगे आप लोग के साथ, वो अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, आप लोग को नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं, आप लोग को हर एक चीज़ हाईलाइट करके दे सकते हैं, पका पकाया काम दे सकते हैं। खाएगा कौन? आप ही लोग। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो स्टूडेंट होते हैं जिसके सुनने वाले कान होते हैं, वो बात को सुनेगा भी और समझेगा भी, सुनेगा भी, समझेगा भी, अमल भी करेगा। जैसे टीचर्स गाइड करेंगे उसी तरीके से फॉलो भी करेगा। मगर एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके सुनने वाले कान नहीं होते, वो यहाँ से सुन के सुना होगा ना, यहाँ से सुनते यहाँ से निकालते हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसने ये कहावत भी बदल दी होती है, वो यहाँ से सुन के ना यहीं से निकालता है, कहीं बीच में अटक पटक गया, एब्जॉर्ब हो गया कहीं गलती से, वो तो चाह नहीं रहा एब्जॉर्ब हो। तो इस वाली कैटेगरी के अंदर हरगिज़ नहीं आना। सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होगी। नहीं प्रैक्टिस करोगे साल के आखिर में खुद ही समझ में आएगी कि कितना लॉस किया है। एक बात बहुत क्लियरली ब्रीफ कर रहा हूँ, अब ये 9 मैट्रिक का लेवल नहीं है, फर्स्ट ईयर का लेवल 9 मैट्रिक का लेवल हरगिज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? 9th मैट्रिक के लेवल की स्टडी बहुत ईजी होती है। 9th की बायो भी बहुत आसान थी, मगर अब ये 9th बायोलॉजी नहीं है, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है। पेपर टफ़ होता है, टफ़ उनके लिए होता है जो नहीं पढ़ते, उनके लिए हरगिज़ टफ़ नहीं होता जो पढ़ेंगे, जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो अपने काम को तरीके से लेके चलेंगे। काम जमा करने से मुश्किल हो जाता है। डेली आप लोग को डिलीवर होगा 20 मिनट का लेक्चर, 25 मिनट का लेक्चर एक सब्जेक्ट का। कोशिश करो 20-25 मिनट को अच्छे से हिफ्ज़ कर लो एक ही दिन में। क्या होगा? काम जमा नहीं होगा। जब काम जमा नहीं होगा तो सारी की सारी पढ़ाई आप लोग के साथ साथ चलती रहेगी। अब जब जमा करोगे ना, जैसे एक हफ़्ते का काम जमा कर लोगे, जब एक हफ़्ते का काम जमा करोगे उससे नुकसान क्या होगा? एक हफ़्ते का काम एक साथ याद करना मुश्किल होता है, मगर जब एक काम को ईज़िली साथ ही साथ लेके चलोगे, ना वो गैदर होगा, ना उसको कवर अप करने में मुश्किलात आएंगी। तो रोज़ का काम रोज़ करना है, जितना काम पढ़ोगे उसको उसी दिन याद कर लोगे। तो ये कुछ ऐसी बातें जो कि साल में आगे चल कर आप लोग को समझ में आएंगी कि अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बस पढ़ाई डेली करनी है, पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना है, जमा नहीं करना है काम। और आज चूँकि पहली क्लास है, हम लोग पहली क्लास भी वेस्ट नहीं करेंगे, आज पहली क्लास से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो पहला चैप्टर हम लोग बिगिन अप करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 से
हम लोग अपनी स्टडी को बिगिन करेंगे। आज तो कोशिश करेंगे कि चैप्टर के जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, चैप्टर का नाम जो भी है अभी बताता हूँ, किसने डिस्कवर किया उसके बारे में जिक्र करेंगे, कुछ नॉलेज बेस्ड चीज़ें कोशिश करेंगे चैप्टर के नाम को कवर अप करें कि ये चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, ये चैप्टर लिंकअप किससे हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास है एंजाइम्स। ये है चैप्टर नंबर 3। व्हाट आर एंजाइम्स। अगर हम लोग एंजाइम की डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो मैं एंजाइम को यूँ डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे बायो कैटलिस्ट होंगे जो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, स्पीड अप। इनका हमेशा यही काम होता है, ये हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को रैपिड करते हैं, फास्टन अप करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स, जो पहला साइंसदान था ना हमारी बुक के मुताबिक, वॉज विलियम क्यून। ये वो साइंसदान था जिसने एंजाइम को डिस्कवर किया। विलियम क्यून ने इसको डिस्कवर किया था। बट ये बात बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। विलियम क्यून से पहले भी एक साइंसदान था, नेल्सन, जिसने एंजाइम को डिस्कवर कर लिया था। विलियम क्यून की एक्चुअल डिस्कवरी नहीं है। बट वाई विलियम क्यून हैज़ बीन मेंशन्ड, क्योंकि विलियम क्यून ने सबसे पहले ये वर्ड एंजाइम ब्रीफ आउट किया, विच वॉज ए ग्रीक वर्ड। पहले की जो स्टडीज़ होती थी ना, आप मेजरली बायोलॉजी के अंदर देखोगे, पहले वाली जो स्टडीज़ हैं वो बेसिकली ग्रीक या लैटिन्स में ज़्यादा थी। अब जैसे अमेरिकन्स एंड ब्रिटिश की स्टडीज़ ज़्यादा आती हैं, पहले वाली स्टडी ज़्यादातर ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस में होती थी। देयरफॉर एंजाइम इनिशियली वाज अ ग्रीक वर्ड। ये वर्ड एंजाइम अगर हम लोग ट्रांसलेट आप करें ना इनटू द नॉर्मल वोकैबुलरी विच वी स्पीक, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है लीव एंड अप। क्या मतलब होता है? लीव एंड अप, लीव कर देना। तो ये इसका मतलब बनता है अकॉर्डिंग टू आर ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस। मगर इसको एक और वर्ड से भी ब्रीफ किया जा सकता है, टू यीस्ट। अच्छा, यीस्ट जो है ना, ये एक फंगस सॉर्ट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये तो खैर तर्जुमे बस बन रहे हैं, ऐसी ट्रांसलेशंस बन रही हैं विच इज़ अकॉर्डिंग टू आवर वोकैबुलरी। तो इनिशियली व्हेन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड, एंजाइम को जब इनिशियली डिस्कवर किया, विलियम क्यून की बात कर रहा हूँ, उसने एक ग्रीक वर्ड से इसको रिप्रेजेंट कर दिया एंड दैट मीन्स लीवेंड। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड देखा होगा, कैटलिस्ट। अक्सर इस वर्ड का जिक्र सुना होगा, कैटलिस्ट। और जब कैटलिस्ट को आप लोग डिफ़ाइन करते हैं, छोटा सा पॉज ले रहा हूँ, ज़रा कैटलिस्ट की डेफिनेशन बोल के देखो। तो आप कैटलिस्ट को, जिन बच्चों को याद आ रहा होगा कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, उन्होंने कुछ यूँ डिफ़ाइन किया होगा, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस दैट आइदर स्पीड्स अप और स्लो डाउन्स द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैंने तेज़ बोल दिया, स्लोली बोल रहा हूँ, ध्यान देना। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस that either speeds up or slow downs the rate of reaction। या तो तेज़ करेंगे या स्लो करेंगे। I could summarize these two things in just one word, that alters the rate of reaction। अब देखो, जब मैं कह रहा हूँ ना alter का मतलब it either speeds up or it either slow down। मगर अब जो हमारे पास सब्सटेंस है उस पर ध्यान दो, मैंने नहीं लिखा हुआ स्लो डाउन, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या मेंशन किया है, स्पीड्स अप। तो
कैटलिस्ट के लिए आई कुड से इट आइदर स्पीड्स अप और इट्स स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, मगर एंजाइम सिर्फ क्या कर रहा है, स्पीड अप। तो ये तो थोड़ा बस इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जिसके अंदर अभी मैं आप लोग कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने की कि एंजाइम है क्या। एक बात बस याद रख लो, अगले लेक्चर को मैं यहीं से अपने कंटिन्यू करूँगा। अभी एंजाइम्स के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है, एंजाइम्स आर दो सब्सटेंसेस दैट ओनली स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन। अपने आगे वाले लेक्चर के अंदर समझाऊंगा स्पीड अप करता है तो करता कैसे है और स्लो डाउन क्यों नहीं करता। आई होप यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक ही रखते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा स्पीड अप कर रहा है तो किस तरीके से कर रहे हैं, ऑल्टरेशन किस तरीके से लेके आता है रिएक्शन के अंदर, एंड हाउ दिस बायो कैटलिस्ट डिफर्स फ्रॉम ए नॉर्मल कैटलिस्ट। दिस एंड्स अप आवर फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। क्लास ऑफ है। अल्लाह हाफ़िज़।